आज के इस खबर में हम आपको बताएंगे कि कैसे अंग्रेजों ने भूखे मारे 30 लाख भारतीयों को और उस लाश को कुत्ते और गीध कैसे खा रहे थे। आइए खबर की ओर बढ़ने से पहले अभी तक अगर हमारे चैनल द मेन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस खबर को जान सके। साल 1943 पश्चिम बंगाल के परसोगारा थाना का शाहपुरा पोटा गांव एक बुनकर अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी तक मुहैया नहीं करा पा रहा था। उसके भूख सिर पर ऐसे सवार हो गई कि वह पागलों की तरह भटकने लगा। एक दिन उसकी लाश बंगाल के कसाई में नदी में मिली। उसकी पत्नी जब कई दिनों तक अपने 2 बेटे का पेट न भर सकी तो उसने अपने छोटे बेटे को भी कसाई नदी में बहा दिया। पूर्वी बंगाल के 30 लाख लोग इस तरह तड़प तड़प कर भूख से मरने के लिए मजबूर हो गए। खेतों में लाशें पड़ी थी, नदियाँ में मरे हुए लाशों की लाशें तैर रही थी, कुत्ते और गीध शवों को नोच नोच कर खा रहे थे। ऐसा माना जाता है कि भारत में यह सब कुछ उस समय के ब्रिटिश पीएम वर्स्टन चर्चिल के एक गलत फैसले की वजह से हुआ था। दिसंबर 1941 में जापानी सेना ने ब्रिटिश उपनिवेश सिंगापुर और बर्मा, आज का म्यांमार पर कब्जा के लिए हमला किया। अगले 5 महीने तक चली जंग के बाद मई 1942 में जापानी सेना ने दोनों की जगहों को जीत लिया। इसके बाद जापान की सेना भारत की ओर बढ़ी। जल्द ही अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर भी जापानी सैनिकों ने कब्जा कर लिया। यहाँ माना जाने लगा कि जापान अब बंगाल पर हमला कर देगा। दूसरे विश्व युद्ध के समय कोलकाता अंग्रेज के वार प्लान का अहम सेंटर हुआ करता था। इसी वजह से ब्रिटिश सेना को जापानी नौसेना के हमले की उम्मीद थी। ऐसे में ब्रिटिश सरकार ने बंगाल के चटगांव और मिदनापुर जैसे तटीय इलाकों में डिनायल पॉलिसी लागू कर दी थी। ऐसा माना जाता है कि अंग्रेजों के इस पॉलिसी की वजह से बंगाल में भूखमरी की शुरुआत हुई थी। इस पॉलिसी के पीछे अंग्रेजों की सोच थी कि जापानी नौसैनिक अगर यहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल पाए। बंगाल के उस समय के सीएम फजलुल हक ने अंग्रेज सरकार के इस पॉलिसी की आलोचना की और सबके लिए दाल भात का नारा दिया था। दूसरी तरफ ब्रिटेन के हजारों हजार सैनिक कलकत्ता पहुंच रहे थे। उनके खाने पीने के लिए बड़ी मात्रा में अनाज की जरूरत थी। अंग्रेज सैनिकों को खाने की किल्लत न हो, इसके लिए अंग्रेज सरकार ने ऐसी नीति तैयार की जिससे अनाजों की आपूर्ति सैनिक कैंपों और शहरों की ओर हो गई। इसकी वजह से बंगाल के गाँवों में अनाज की कमी पड़ गई। इस दौरान ब्रिटिश सरकार ने केवल उन लोगों तक अनाज पहुँचने दिया जो युद्ध लड़ने के लिहाज से महत्वपूर्ण थे। गाँव में भूख से मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ने लगे। सरकारी गोदामों में अनाज की कमी न हो, इसके लिए पुलिस लोगों को घर से चावल जब्त कर ले जाने लगी। इस समय चावल का दाम लगभग 8 और 10 गुना तक बढ़ गया था। गांव के बाजारों में चावल पूरी तरह खत्म हो गया। किसानों से जो चावल सरकार और पुलिस नहीं जब्त कर पाई उसे कारोबारी और कालाबाजारी करने वाले व्यापारी ऊंचे दामों में खरीद ले गए। इस तरह बड़ी संख्या में लोगों को बगैर कोई खोज खबर लगे मरने के लिए छोड़ दिया गया था। परिणाम ये हुआ कि कलकत्ता के सड़कों, पूर्वी बंगाल के गांवों और खेतों में इंसानी लाशें दिखाई देने लगी। उस समय के हालात इतने बदतर थे कि इतिहासकार माइक डेविस ने अपने किताब लेट विक्टोरियन होलोकॉस्ट में बंगाल में भूख से मरने वाले लोगों की तुलना निजी शिविरों और हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम से मरने वाले लोगों से की है। उन्होंने अपनी किताब में लिखा था कि बंगाल में औपनिवेशिक काल के दौरान भूख से मर रहे लोगों की हालत करीब करीब 18,000 फुट की ऊंचाई से हिरोशिमा और नागासाकी में गिराए गए परमाणु बम से मरने वाले आम लोगों जैसी ही थी। पॉवर्टी एंड फेमिस किताब के लेखक और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन के मुताबिक 1943 में जब बंगाल में भूख से लोग सड़कों पर मर रहे थे तब हर इंसान को खिलाने के लिए सरकारी गोदामों में चावल तो काफ़ी था, लेकिन बहुत कम लोगों के पास इस चावल को खरीदने का पैसा था। 16 अक्टूबर 1942 में आए चक्रवात की वजह से मिदनापुर और इसके आसपास का इलाका पूरी तरह से तबाह हो गया था। समुद्र के किनारे करीब 200 फुट ऊंची लहरें उठ रही थी। बंगाल में 225 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल रही थी। इस तूफान की वजह से बंगाल में करीब 40,000 लोगों की मौत हुई। तूफान से किसी तरह बचे लोग अपने घर छोड़ हावड़ा और कलकत्ता जैसे शहरों में जाने के लिए मजबूर हो गए। चक्रवात की वजह से पश्चिमी
मोदीनपुर और आसपास के इलाके में फसलों की पैदावार अच्छा नहीं हो पाई, लेकिन इसके बावजूद बंगाल के दूसरे हिस्सों में 1941 की तुलना में इस साल चावल की अच्छी पैदावार हुई थी। जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स ने भी अपनी रिसर्च पेपर में बताया था कि 1943 में बंगाल का अकाल भारतीय उपमहाद्वीप में एकमात्र ऐसा अकाल था जो सूखे की वजह से या फसलों की नष्ट होने की वजह से नहीं था। यह अकाल मानव निर्मित था और अंग्रेज सरकार की गलत नीतियों का देन था। इस साल हाल के सालों की तुलना में बंगाल की मिट्टी में नमी औसत से ज़्यादा थी। इसका मतलब ये हुआ कि मिट्टी अनाज की पैदावार करने में सक्षम थी। मधुश्री मुखर्जी अपनी किताब चर्चिल सीक्रेट वॉर के मुताबिक 27 जुलाई 1943 को आर्चीबाल्ड बोवेल ने अपनी डायरी में लिखा था कि बंगाल के अकाल को ब्रिटेन के पीएम वस्टिन चर्चिल बड़ा मुद्दा नहीं मानते, बल्कि इसे लोकल इश्यू मानते हैं। 4 अगस्त को ब्रिटिश पीएम चर्चिल के नेतृत्व में वार कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में बंगाल में भूख से मर रहे लोगों के लिए अनाज भेजे जाने का मुद्दा उठा। अधिकारियों ने तत्काल 5 लाख टन गेहूं भारत भेजने की सिफारिश की। बैठक में चर्चिल ने यह कहते हुए भारत में अनाज भेजने से मना कर दिया था कि खरगोश की तरह बच्चा पैदा करने वाले भारतीय लोग इस अकाल के लिए खुद जिम्मेदार हैं। वहीं इसी बैठक में चर्चिल ने यूरोप के बाकी हिस्सों में अनाज भेजने का आदेश दिए थे ताकि जंग के दौरान अंग्रेजों सैनिक के लिए खाने की कमी न हो। भारत के फील्ड मार्शल रहे आर्चीबाल्ड बोवेल ने बाद में अपनी डायरी में लिखा था कि बंगाल के अकाल औपनिवेशिक काल के दौरान सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक था। इससे ब्रिटिश सरकार की इमेज को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कभी नहीं की जा सकी। नेशनल मेडिसिन लाइब्रेरी वेबसाइट ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया कि अगस्त 1943 में कलकत्ता के मेयर सैयद बदरुद्दोजा ने अमेरिका राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को पत्र लिखकर जल्द से जल्द अनाज भेजने की अपील की थी। ऐसा माना जाता है कि भारत को इमरजेंसी फूड सप्लाई करने की अमेरिकी सरकार के फैसले को विंस्टन चर्चिल ने ठुकरा दिया था। इतना ही नहीं, कनाडा ने जब 1 लाख टन गेहूं मदद के तौर पर भारत को भेजना चाहा तो इस पर ब्रिटेन की एक कमेटी ने रोक लगा दी। ब्रिटिश सरकार से मदद नहीं मिलने पर जब भारतीय विधानसभा के लोगों ने संयुक्त राष्ट्र राहत और पुनर्वास विभाग से खाद्य सहायता मांगने की कोशिश की तो चर्चिल सरकार ने इस बात की इजाज़त नहीं दी। वस्टिन चर्चिल ज़्यादातर फैसले अपने दोस्त फ्रेडरिक लिडमैन की सलाह से करने के बाद लेते थे। फ्रेडरिक पीएम चर्चिल के इतने ज़्यादा करीबी थे कि उनके उसे वॉर कैबिनेट का हिस्सा बनाया था। इतना ही नहीं, फ्रेडरिक ने अलग अलग मुद्दों पर सलाह देते हुए 2000 से ज़्यादा मेमो चर्चिल को लिखे थे। इनमें से एक भारत में भूख से मर रहे लोगों के लिए अनाज नहीं भेजने को लेकर भी था। चर्चिल ने भारत के सरकारी गोदाम में जमा अतिरिक्त अनाज को भी श्रीलंका में तैनात सैनिकों के लिए भेजने का आदेश दिया था। जब ऑस्ट्रेलिया से चलकर गेहूं से भरे जहाज भारतीय बंदरगाहों पर पहुंचे तो अंग्रेज अधिकारियों ने इस जहाज को यहां से सीधे मध्य पूर्व की तरफ भेज दिया। 1943 में ब्रिटिश पीएम चर्चिल के बयानों और नीतियों से ऐसा लग रहा था कि उन्हें बंगाल में भूख से मर रहे लोगों को चिंता नहीं थी। वह दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सिर्फ और सिर्फ भारतीय रिसोर्स से ज़्यादा इस्तेमाल कराना चाहते थे। इसी वजह से उन्होंने बंगाल में मर रहे लाखों लोगों की खबर को दबाने के लिए सेंसरशिप और प्रोपगंडा का सहारा लिया। पीएम चर्चिल नहीं चाहते थे कि भारत में भूख से मर रहे लोगों की खबर उनके देश के लोगों तक पहुंचे। इसी वजह से उनकी सरकार ने इस अकाल के लिए जिम्मेदार भारत की जमींदारी प्रथा और मानसून को बताना शुरू कर दिया था। मार्च 1943 से अक्टूबर 1943 तक किसी को भी अकाल पर रिपोर्ट करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन स्टेट्समैन अखबार के संपादक इयान स्टीफेंस ने कलकत्ता के गलियों और सड़कों पर पड़ी लाशों की तस्वीर छापकर अकाल की डरावनी तस्वीरों को दिखाने की कोशिश की। इसके करीब 6 महीने बाद ब्रिटिश संसद ने यह स्वीकार किया कि बंगाल विनाशकारी अकाल के चपेट में है। इससे जुड़ी हुई खबर हम आपको नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। अगर अभी तक आप हमारे न्यूज़ चैनल द मेन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।